वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज मैं सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। पूरे 80 क्वेश्चंस का एक सेट है जो मैं क्लास में टेस्ट करवाया हूँ। उस टेस्ट का पूरा मैं पेपर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ अभी, ठीक है। और ये 80 प्रश्नों के साथ साथ मैं उसके साथ में आने वाले प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारा 80 प्रश्नों का सेट आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस किया जाएगा काफी डिटेल में, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहे लास्ट तक और इसका फायदा आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन होंगे और इसके डिस्कशन जो मैं साथ में इसके साथ जो क्वेश्चंस बताऊंगा कि यहाँ से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी, यूनान के साथ जो हुआ था एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, ठीक है। ये याद रखिए और कब हुई थी ये भी याद रखें। देखो क्वेश्चंस में भी आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस को जो है वो उलट कर पूछ दिया जा सकता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो 1829 ईस्वी में किस देश के साथ हुई थी, यूनान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो वो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। इसके विरुद्ध में जो था वो कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो है वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखो जार किसको कहा जाता था रूस में, रूस में जार कहा जाता था रूस के जो सम्राट होते थे उसको जार कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस का सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखिए लेनिन की मृत्यु जो है 1924, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसको छूती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार एवं चीन, ठीक है, म्यांमार एवं चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है वो किसने चलाया था। दार्शनिकों ने, विद्यार्थियों ने, राज दरबार के अधिकारियों ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। राज दरबार के अधिकारियों ने जो है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट चलाया था, ठीक है। इसके बाद है रिवोल्ट माने क्रांति, एक तरह के, स्कॉलर्स क्रांति लिखा हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लियांग किचाओ कौन थे। लियांग किचाओ कौन थे, ये चीन के सुधारक थे, ठीक है, चीनी सुधारक, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसके बाद 9 क्वेश्चन नंबर है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जो है उसका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु कौन थे। अंतिम और 10वें गुरु, 10 गुरु होते हुए हैं टोटल सिखों में, और अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह है, 10वें गुरु, जिसका जन्म जो है हमारे बिहार के पटना में हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, सॉरी 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, कर्नाटक के मैसूर का, ठीक है। तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। इसके बाद है 11 नंबर में देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी दांडी मार्च जो हुआ था, दांडी यात्रा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था 1930 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर, यानी एक तो ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था या किसने प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखो किसने किया था ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जमशेदजी टाटा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे, 13 नंबर पे आइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर में है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ठीक है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया। ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहस्तक्षेप की नीति। इसके बाद है 15 देखिए, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई, 40 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 40 लाख, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आधुनिक काल के पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे। आधुनिक काल के पूर्व मतलब जो अभी आधुनिक काल है उससे पूर्व शहरों की जो स्थापना हो रही थी उसका महत्वपूर्ण आधार क्या था। उसका महत्वपूर्ण आधार जो था वो व्यापार था, सही है।
धर्म भी था कुछ हद तक, यानी ए और बी इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से जो है एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। ठीक है, प्राचीन काल के अंदर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है आर्थिक संकट यानी मंदी जिसको हम कहते हैं, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन है इसका फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, उस समय हिटलर मुसोलिनी शासक हुआ करते थे उस तरफ में। ठीक है, यूरोप के अंदर। तो फांसीवादी और नाजीवादी शासन, ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण, मुद्रण यानी प्रिंटिंग की बात हम कर रहे हैं, कि शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। चीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चीन से मुद्रण की शुरुआत हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ है। ठीक है, चीन। चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो किससे होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से होता है? जी नहीं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ठीक है, देखो यह कथन जो अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति हुए जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन, बड़ी संघर्ष भरी कहानी है, आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन के बारे। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन ने ये लोकतंत्र की परिभाषा दिया था अपने शब्दों में। इसके बाद है 23 नंबर देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। इसके बाद है नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो लिखा है वो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, ये भी विशेषता है। शक्तियों का विभाजन हो जाता है केंद्र एवं राज्यों के बीच में, ये भी है। सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, ये भी सही है। इकाहरी शासन व्यवस्था, ये नहीं है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नहीं पूछ रहा है कि कौन विशेषता नहीं है, तो इकाहरी शासन व्यवस्था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, मतलब कितनी आबादी को औसत आधार मानती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7000। ठीक है, 7000, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 27, राजनीतिक दलों की नींव, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? देखो इसका सही आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है वो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम, यानी ब्रिटेन में राजनीतिक दल सबसे पहले बना था। ठीक है, इसके बाद देखिए 28, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जेपी, जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके बाद है लोकतंत्र में लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। चारों ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसमें। ऑप्शन जो है कहता है व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है वो ऐसा नहीं करता। इसके बाद है 31 नंबर, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? अब इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके चारों ऑप्शन क्या क्या है। देखिए इसका चारों ऑप्शन जो है वो है, लोकतंत्र में किसी प्रकार के टकराव की संभावना नहीं रहती। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये संभावना रहता है, ये गलत है ना, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसके बाद लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं खत्म करने में पूर्णतः असमर्थ है, ये भी आंसर नहीं होगा। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समर्थ है, ये सही है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र जो है विविधताओं, विविधताओं मतलब कि विभिन्न प्रकार के समुदाय, धर्म समुदाय के लोग जो रहते हैं उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होता है। ठीक है, उसके बीच में तालमेल जिसको हम कहते हैं वो स्थापित करने में समर्थ होता है लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ भी कथन पूछ रहा है आर्थिक असमानता का अभाव है, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, लोगों के बीच टकराव का अभाव, या सामाजिक असमानता का अंत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33,
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? सत्ता के विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच हम कह सकते हैं। तो वो कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन रहा संविधान में? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव था है ना संविधान के अंदर, ये भी याद रखिए, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? इसका राइट आंसर बोलीविया हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोलीविया में जल संघर्ष का कारण क्या था। ठीक है, तो बोलीविया में जल संघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की जो कीमत था वो काफी वृद्धि हो गया था। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया था, जो भी पानी से रिलेटेड जो रिसोर्सेस थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो दो तरह के लोकतंत्र होते हैं ना, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है। भारत क्या है, अमेरिका क्या है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद 36 जो है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, नीति आयोग भारत में। अच्छा, नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये कोई नया आयोग नहीं बना, बस नाम बदल दिया गया है एक तरह से। इसी को हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, योजना आयोग। तो योजना आयोग के नाम से जानते थे। जिसका गठन कब हुआ था? तो वो योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है 39 नंबर देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो था वो कितना था? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, $720। इसके बाद है 40 नंबर, राष्ट्रीय आय क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि जीडीपी, विदेशों से अर्जित आय और सब्सिडी, इसका योगफल यानी इसको हम जोड़ देते हैं और उसमें जो मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 41 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहता है विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? विनिमय बिल जो है वो किसका टाइप है, किसके प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा साख पत्र। इसके बाद है देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा हुआ है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान जो है वो चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? मतलब किसने कहा था? इसका आंसर सही हो जाएगा मार्शल ने कहा था। इसके बाद है 43, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद है 44, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ जो है वो कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन जो है वह किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? 45 नंबर, इसमें ऑप्शन है सेवा, कृषि, उद्योग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के लिए उद्योग। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछे तो कृषि, द्वितीय क्षेत्र के लिए उद्योग और तृतीय क्षेत्र के लिए सेवा। इसके बाद कह रहा है 46 नंबर, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य जो है वो किसे कहा जाता है? बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य के दर्जा में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है 47, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई थी? देखो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है वो भारत में 1991 में की गई थी। ठीक है, उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसने आर्थिक सुधार लाए थे। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं, बल्कि एलपीजी वो वाला जो आर्थिक सुधार से रिलेटेड था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, है ना। फिर पी से हम कहते हैं इसको पर्सनलाइजेशन, और जी मतलब कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति इसके अंदर लेकर आया गया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति के अंदर, ये याद रखिए। इसके बाद है 48 नंबर देखिएगा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ठीक है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोका कोला। ठीक है, कोका कोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा। 49 क्वेश्चन क्या है? कहता है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलमार्क।
हॉलमार्क जैसे सोने की शुद्धता को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हॉलमार्क का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। राज्य आयोग में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इसके बाद है 51 देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो होता है वो निहित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का जो यूज होता है उसके अंदर वो 10 किलो होता है। ठीक है, इसके बाद 53 देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी? प्रायद्वीप भारत कह दे, दक्षिण भारत कह दे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगर भारत की केवल लंबी नदी कह दे तब क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो गंगा, लेकिन प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 54, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तांबा, सोना, लोहा या मैग्नीज? लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहा जो है वो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। इसके बाद 55 में देखिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरो के अंदर क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसके बाद देखिएगा, ये रियो डी जेनेरो है कहाँ? ब्राजील के अंदर। ठीक है, ब्राजील में। इसके बाद है 56, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के अंदर जो है पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। इसके बाद है 57 देखो, बलूत, बलूत किस वन की विशेषता है? ठीक है, बलूत जो है वो किस वन की विशेषता है? पर्वतीय, शुष्क, डेल्टाई या सदाबहार? इसका सही आंसर पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, 57 का ए। इसके बाद 58 देखिए, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 2 फसलें उगाई जाती है साल में। ठीक है, इसके बाद देखिए 59, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफी। कॉफी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉफी, कहवा, जो भी आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर पूरे भारत में कह दे तो फिर कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर यूपी, लेकिन अगर दक्षिण भारत पूछ दे तो हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद है 61, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट जो है वो किस पर आधारित उद्योग है? कृषि, उपभोक्ता, खनिज? इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग है। अच्छा, सीमेंट उद्योग खनिज आधारित कैसे कहते हैं? क्योंकि खनिज आधारित इस तरीके से है, सीमेंट का जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो क्या होता है? चूना पत्थर। तो ये भी याद रखिए कि ये पूछा जाता है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। ठीक है, इसके बाद 62 जो है, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री जो है वो कौन नहीं है? फंडामेंटल इंडस्ट्री कौन नहीं है? रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, कुटीर उद्योग? इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम उद्योग, जो उपभोक्ता उद्योग नहीं है। इसके बाद 64 नंबर, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहन तंत्र हानियों तथा दूरी को घटाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है? इसका सही आंसर पाइपलाइन होगा, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए गैस को या अन्य पदार्थ, लिक्विड को, किसी भी चीजों को बहुत कम हानि पर क्या किया जा सकता है? बहुत कम वाहन हानि या बहुत ज्यादा यातायात की ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, पाइपलाइन के सहारे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। इसके बाद 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, ये पूछा गया है कि ये कौन नहीं जुड़ा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि पूर्ण सुरक्षित है, किस तट पर पूछा जा रहा है? पूर्वी तट पर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। वैसे तो ये विशाखापट्टनम हो सकता है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है क्या? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। इसके बाद 67 नंबर है, कांवर झील किस जिला में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय, जो बिहार में ही पड़ता है। इसके बाद 68 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी के अंदर, बरौनी में जो है वो तेल शोधक कारखाना है। 69 है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? इसका सही आंसर होगा दाऊद नगर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? ठीक है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की
नगरीय आबादी कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.5%। ठीक है। इसके बाद है 71, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था लेहमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेहमान। इसके बाद 72, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर होता है, मोर। मोर को ही यहाँ पर मयूर लिखा हुआ है, मयूर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाने वाला डॉल्फिन है। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो केवल भारत के अंदर पाया जाता है डॉल्फिन। इसके बाद अच्छा, इसको डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो घोषित किया गया है डॉल्फिन को, ये भी याद रखिए। इसके बाद 74 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क नवीकरणीय, जैव प्रवाह या अनवीकरणीय? इसका सही आंसर अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि इसे बार बार पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये समाप्त होने वाला है। इसके बाद 75 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है 76, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपर्युक्त सभी? इनमें से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भी मानव करते, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा, महामारी भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 77 नंबर कहता है, बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है वो क्या होता है? एक प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक, कोई मानव नहीं लेकर आता है, बल्कि ये क्या होता है? प्राकृतिक रूप से आता है, यानी ये प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद 78 नंबर है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी तरंग। ठीक है, पी तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को हम पी तरंग कहते हैं। इसके बाद है 79, देख लीजिए, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आग से जलने पर, जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट और 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? अगर जो सामान्य संचारी व्यवस्था बाधित हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे प्रमुख कारण होता है केबल का टूट जाना। ठीक है, केबल का टूट जाना। तो इस तरीके से हमने 80 के 80 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।